क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अशफाक अकबर साहब। अशफाक साहब का ताल्लुक इंडिया की स्टेट केरला के साथ है, लेकिन ये दुबई में पैदा हुए और इन्होंने काफ़ी वक्त दिल्ली में गुजारा, इसलिए इनकी उर्दू और हिंदी भी काफ़ी अच्छी है। अशफाक साहब, सबसे पहले तो हमें केरला के बारे में बताइएगा, क्योंकि हमने जो सुना है कि केरला का लिटरेसी रेट जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है, ओवर 96%। हाँ जी। और मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स आर 27% ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ जी। तो क्या वहां पे जो है तालीम का रुझान ज्यादा है? मुसलमान भी जो हैं वो तालीम की तरफ रागिब हैं? बाकी इंडिया में शायद तालीम की तरफ इतना ध्यान नहीं है मुसलमानों का। हाँ जी, इसका बहुत कारण तो बहुत हैं। एक बात ये है कि केरला की ताल्लुकात जो है मिडल ईस्ट से बहुत पहले ही से है। हमारा ट्रेडिंग चलता था इन्हीं कंट्रीज़ के साथ, अरेबिया के साथ। तो हमारी ताल्लुकात यूएई, सऊदी से बहुत स्ट्रॉन्ग है इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर द ऑयल बूम, व्हाट बेसिकली, अभी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हम मुसलमान केरला में हमने लिटरेसी कैसे अचीव की। ऑयल बूम के बाद हम लोग यहाँ चले आए, बड़े तादाद में हम लोग दुबई में शिफ्ट हुए, सऊदी में शिफ्ट हुए, कुवैत में शिफ्ट हुए। जब हम यहाँ आए तो द फर्स्ट जनरेशन वर बेसिकली एंगेज्ड इन ब्लू कॉलर जॉब्स, जो ब्लू कॉलर जॉब्स करते थे। आपको यकीन नहीं होगा, ऑल दी वाइट कॉलर जॉब्स दे वर ईदर डन बाय वाइट्स, यानी कि जो ब्रिटानिया से और अमेरिका से आते थे, या फिर फ्रॉम इंडिया बट नॉन मुस्लिम्स। तो शायद हमारे बुजुर्गों को ऐसा लगा हमें भी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक आईना है, क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान मुल्क है और हम वहाँ पे भी you earn respect only if you educated। नहीं तो आपको you have to work as a bricklayer, you have to work as a mason। जो भी तब the country was developing, roads बन रहे थे, buildings बन रहे थे, उसमें menial jobs हमें करना पड़ता था। यानी मजदूरी आपको करनी पड़ती थी, या ज्यादा से ज्यादा आप जिसको राज कहते हैं या मिस्त्री कहते हैं वो काम करते थे जी। हाँ, और जो इंजीनियर्स थे वो they were our brothers from the same state but not Muslims, right? So the Kerala Muslims, उनके अंदर ही अंदर एक ऐसा था कि अगर हमें रेस्पेक्ट अर्न करना है लोकल पॉपुलेशन का, हमारी जिंदगी बेहतर बनानी है, तो हमें एजुकेशन पे फोकस करना पड़ा, राइट? तो हम धीरे धीरे हमारे बच्चों को, यानी कि मेरे जो वालिद हैं उन्हें, मुझे, मेरे बहनों को पढ़ाया। फिर बाय 90s वी वर वेरी प्रिटी वेल ऑफ, राइट? The Indian Constitution actually provides a lot of advantages to minorities। ये मैं अपनी पाकिस्तानी बितरन से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत गलत फहमी है कि वी बीन ऑप्रेस्ड, हम लोगों को कुचला जाता है। अभी बीजेपी आई है तो बीजेपी के राज में मुसलमान बहुत सफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 30 of the Indian Constitution provides us the right to not only run religious education, हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए स्कूल्स भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि लॉट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस केम इन, जिसमें मजहबी तालीम के साथ नॉर्मल एजुकेशन भी दिया गया। सो वी गॉट एजुकेटेड अलॉन्ग विद द रेस्ट। धीरे धीरे जब हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन जब हमारा बेहतर हुआ, we invested in politics also। Unless and until, I believe that unless and until you achieve education, unless and until you have emancipation, you cannot invest in the politics of the country। So we invested in the politics, we invested socially also, our contribution to the society in the terms of money, buying lands, जो भी business होता था, we became a part of that।
So we are today at 26-27% of the country. We not only command the respect of the general population in Kerala and the country as such, we also become an important integral part of the state politics and national politics whatsoever. So we are one of the few states we have had a Muslim CM, I think, in 79 for 54 days. That's it. But we have at least the representation as Muslims. If you talk, there are at least 20-21 MLAs legislative assembly में represent करते हैं, and then we also have national representation. Now I'm talking in the politics. All this helps towards the socio-economic emancipation of a community. अच्छा अशफाक साहब, मुस्लिम लीग जो है, जहां तक मेरी मालूमात है, मुस्लिम लीग जो है अभी भी केरला में और तमिलनाडु में एग्जिस्ट करती है, और उनके कुछ एमपीज भी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हाँ जी। तो आप जानते हैं उनमें से किसी को? क्या कौन है वो लोग? बिजनेस कम्युनिटी से हैं, क्या है बैकग्राउंड उनका? देखिए, आजकल जब मुस्लिम लीग की स्टीयरिंग कमेटी का जो मीटिंग होता है, you will only find Mercedes-Benzes and Jaguars and foreign cars there. Muslim League has grown by leaps and bounds. Yeah, हम लोग जानते हैं. I have members of my family who are part of Muslim League. I do not subscribe to their politics and their ideology because I keep myself away from mainstream religion. But they are there. They have played a very important role in the emancipation of the Muslim community. Their presence in Tamil Nadu is very limited. I mean, उतना तो है नहीं. ज़्यादातर उनका सेंटर केरला ही है. केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है मलप्पुरम, जिसमें तकरीबन 90% मुसलमान हैं. वहाँ इनका छवि बहुत अच्छा है. Generally in Malabar they do good, but there is also a section of people who are disillusioned. So if you're disillusioned with Muslim League, then आपका option extremism होता है. Kerala has not only contributed to education, Kerala has also recently contributed maximum recruitments to Islamic State from India. That is very unfortunate. Yes, it is very unfortunate. It is very unfortunate that people do not understand the value of their life. कि जो अपॉर्चुनिटी इनको मिला है, एंड जो लोग ये करते हैं या फिर जाते हैं, आप हैरत हो जाएंगे. जो कभी कभी मैं सोचता हूँ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब जाते हैं. जिनको अपनी रोजी रोटी की पड़ी है वो कभी नहीं जाते. उनके पास वक्त ही नहीं होता. इनके पास शायद वक्त ज्यादा है, या फिर इनके जिंदगी में वर्ल्डली थिंग्स कुछ ज्यादा हो गया, फिर पता नहीं एक आफ्टर टाइम दे जस्ट लीव दिस. And the problem is that the Muslim community does not acknowledge this. You know, ये problem जो इनके बीच में है, वो acknowledge नहीं करती. तो हम लगे हुए हैं हम लोग कैसे भी awareness पैदा करने के लिए. अशफाक साहब ये बताइएगा कि एक अखबार है मलयालम मनोरमा, जो केरला से छपता है, और it is one of the largest circulation. It has the largest, one of the largest circulations in the world, I would say. तो ये कैसे मुमकिन हुआ? एक स्टेज पे तो इसकी जो है वो कहते हैं जी 2 करोड़ इसके रीडर्स थे. तो एक छोटा सा सूबा है आपका, ये स्टेट है जिसकी आबादी 3 करोड़ के करीब है. वहां पे अगर एक ऐसा अखबार है जो 2 करोड़ लोग पढ़ते हैं, that is quite an achievement. Yes. Malayalam Manorama was started in 1889. So it's that old. Secondly, it's run by Maman Mappala and his family. They are a very old Christian family with very strong ties to the church. आप केरला में मुसलमान ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. अगर आप डेमोग्राफिक देखोगे तो क्रिश्चियंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. And they are economically more stronger than the Muslims also, the Christians. By and large, this was the only newspaper. So they are popular. They had the head start, and 70 to 80% of Kerala reads them.
That's Okay. why their circulation is high. Now they have very good English publications also. The Week belongs to them. Uh, it's good, yeah, but publications also now coming up. Any newspaper जो आप देखेंगे with time, you know, the call journalism की बहुत नीचे जा रही है ना अब। अच्छा जी अशफाक साहब, हाँ तो जी, बाकी जो है जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं हाँ जी। उनको आप कैसे देखते हैं? अवैसी साहब हैं, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, और बाकी लोग जो हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, ये लोग क्या क्या बेचते हैं? क्या व्हाट डू दे स्टैंड फॉर? जमात इस्लामी का एजेंडा तो आपको पता होगा. They are part of the Ikhwan al-Muslimin group, which is primarily responsible for all the mess in Middle East. Jamaat-e-Islami as a political party is not very strong in India. मदनी साहब है, महमूद मदनी, जो MP हैं राज्यसभा के, या फिर रह चुके हैं. I'm not sure if he's still there. But otherwise, Jamaat-e-Islami is very divisive. I would say in India they are slow poison. धीरे 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 वो अपने दावा के थ्रू वो ये सेपरेटिज्म प्रीच कर सकते हैं. असद ओवैसी जस्ट वो आप क्या कह सकते हैं, जस्ट अ रैबल राउसर. रैबल राउसर इन द सेंस दैट असद का तो आपको हिस्ट्री पता होगा. असद के जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द निजाम. His father was primarily responsible for organizing the Razakars and the riots in Hyderabad before Operation Polo, which actually brought Hyderabad into the Indian fold. अभी असद का आप देखेंगे, ओल्ड सिटी हैदराबाद, मैं खुद इतना ट्रैवल करता हूं, द वर्स्ट पार्ट ऑफ हैदराबाद, एक स्कूल नहीं बनवाया हुआ, वहां पे रोड पे पूरा गड्ढे पे गड्ढा है, बंदा निकलता है बाहर, पूरा इंडिया जाता है जहां जहां पे भी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेट पॉपुलेशन, एंड वो अपना वो डिविसिव पॉलिटिक्स शुरू करता है. उसको एक छोटा भाई है उसका, अकबर ओवैसी, अनफॉर्चुनेटली शेयर्स माय नेम, बट he is even more dangerous. Unfortunately, we have not had very good Muslim politicians. The good Muslim politicians are not accepted by Muslims at all. आरिफ अहमद खान साहब हैं, मुश्किल से एक बार जीते थे शायद बरेज से, वो भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं है, इट्स अ ब्राह्मण मेजॉरिटी एरिया, वहां से जीते थे. उसके बाद तो आई डोंट थिंक ही इज वन फ्रॉम एनी, बिकॉज he took a very important stand on Shahbanu. Even the BJP, they have Muslim politicians. मुख्तार अब्बास नकवी साहब है, शाहनवाज हैं, ये सब दे आर ऑल फैंसी ड्रेस गाइस. नाम के लिए अगर आपको एक दो मुसलमान चाहिए तो वो है ही. The good Muslim politicians were never appreciated by Muslims. Even Abdul Kalam earns more respect from non-Muslims than Muslims. I will tell you, 2002 में जब कलाम साहब बने थे हमारे प्रेसिडेंट, इज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, द जमात इस्लामी in its daily newspaper has an op-ed, and it goes like this: how does Abdul Kalam benefit Muslims of India? My question is, why should he benefit Muslims of India? He's going to be the president of India. And it was the BJP which gave him an opportunity to see a very good president, the best president that India has ever seen. I'm sorry if I make a comparison. I would like to make this comparison, but I don't know how my Pakistani brothers would take it. When APJ Abdul Kalam was becoming president of the country, his counterpart in Pakistan was going to jail. His name is Abdul Qadir Khan, because of those clandestine ये मेरा ख्याल है कि अब्दुल कलाम जो हैं ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है, मिसाइल इन्होंने किए हैं ना, मिसाइल पे काम किया है. इन्होंने अब हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब पे भी काम उन्होंने काम किया है.
He is not a, he is basically a space scientist, जी जी. but he is also worked on our second nuclear bomb, not the first one, Okay. but the second one. It was a very close Mr. Vajpayee, very close to our minister also. अच्छा, आपने अशफाक साहब बात की अकबरुद्दीन अवैसी की. अकबरुद्दीन अवैसी ने तो एक दफा बड़ा अजीब सा बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर देखना कि हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, हम तुम्हें कैसे ओवर पावर करते हैं, कैसे काबू करते हैं. ये चीजें तो बहुत ही प्रोवोक करने वाली नहीं है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी को एहसास नहीं है कि इस तरह के बयानात उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं? देखिए शकील साहब, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, आई डोंट हैव अ फॉर्मल रिलीजियस एजुकेशन, तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा. यही सवाल जाकिर नाइक साहब से किया गया था कि अकबर ओवैसी ने इतना बड़ा बयान दिया, तो जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि एज अ मुस्लिम हमें पब्लिकली दूसरे मुस्लिम्स को डाउन दिखाना नहीं चाहिए, या फिर हमें उनका खंडन नहीं करना चाहिए. इफ आई एम टॉकिंग इन प्योर हिंदी, तो मुस्लिम्स नेवर कंडेम सच एक्ट्स. They know that it's provocative. In fact, there would be at least 50,000 people standing in front of him. वो नाराय तकबीर करते हैं. अकबर ओवैसी को भी ये पता है. See, अकबर ओवैसी हमारे कौम को उल्लू समझता है. उनको पता है कि हम वो उल्लू हैं, तो ये यू डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट एजुकेशन के बारे में नहीं डिस्कस करना है, डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता है. तो कौम को यही चाहिए अकबर ओवैसी. तो अकबर ओवैसी plays to the gallery, and if a Hindu says that, I'll tell you, in India there are Hindus who come forward and condemns that. कंडेम करेंगे उसको. जी जी. हाँ जी, हम लोग नहीं करते हैं. ये दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना. इसीलिए हमें मुसीबत होती है कोएक्सिस्ट करने में. यूरोप में आजकल इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? It's not only because of the Muslim people. France has learned this in a difficult way. अभी वो लगा जे रहा, बाकी लोग भी लॉस लेके आएंगे. Our foreign minister, the UAE foreign minister, YouTube देखिएगा. He is a very astute gentleman. His name is Abdullah bin Zayed Al Nahyan. He is the son of Sheikh Zayed. He said, English में, there will come a time when more terrorists will emerge out of Europe, because the Europeans think that they know Islam better than us and want to be politically right. I say this applies to Indians also. जो लोग अकबरुद्दीन ओवैसी और आरएसएस को सिमिलर बताते हैं, कहते हैं अगर यहाँ अकबर है तो वहां पे आरएसएस है, अगर यहाँ पे असद है तो यहाँ पे योगी है. देयर इज नो कंपैरिजन. देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग दैट ये आरएसएस है एंड आरएसएस इज इक्विवेलेंट टू आईसिस. नो, बिकॉज इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जहां पे ब्लास्फेमी का लॉस है, लोगों का कत्ल किया जाता है. आपको खुद पता है, सलमान तसीर इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर अस, फॉर द सबकॉन्टिनेंट. आज भी हम उसकी बात करते हैं. एंड एक लड़का मेरे साथ रहता था. ही वॉज दिस गाय मुमताज कादरी वॉज हिज स्कूलमेट. 5 लाख जमा हुए थे उनके जनाजे में. यहाँ पे व्हेन याकूब मेमन वॉज हैंग्ड, जो बॉम्बे में ब्लास्ट करा के, at least 1 lakh people in his janaza. This is what the community has to understand, कि हम कहां जा रहे हैं. याकूब मेमन is a criminal. कुछ लोगों को बहुत गुरूर होता है कि we have दाऊद इब्राहिम. दाऊद इब्राहिम is a criminal. What's उनके उसकी डिंडोरा पीट के हमें क्या मिलने वाला. सेम इज अ केस. उसी कैटेगरी में आने वाले लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी
और अकबर ओवैसी, महमूद मदनी, जो भी ऐसे ये लोग हैं. So we are caught between, as Muslim community, we are caught between devil and deep sea. या तो हमारे पास बीजेपी के वो लोग हैं जो एक टेक्सटाइल शॉप के प्रॉप की तरह खड़े होते हैं, नकवी, मुख्तार अब्बास. नहीं तो हमारे पास अकबर ओवैसी है. इससे तो अच्छा है. So Muslim politics has got no direction in India. It's based on victimhood. It's based on the thought process that कोई हमें आके कुचल रहा है. And I'm very sorry to say, this is something. This is the aftermath of the partition. पार्टीशन को कैसे देखते हैं आप? इसमें क्या रोल है पार्टीशन का? पार्टीशन का बहुत अहम रोल है. कैसे? बहुत अहम रोल है. Because you see, the elite in the Muslim community, most of them shifted to Pakistan. And जो backward थे वो तो यहीं रह गए. They couldn't move. They whatever here. बहुत कम elites, जैसे कि ये ओवैसी हैं या फिर कुछ लोग वहाँ इरफान हबीब टाइप के लोग हैं, वो रह भी गए. एक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग है या फिर मुस्लिम लीग है, जो भी है, वो अब आजकल कम्युनिस्ट बन गए हैं. That is the best refuge. So Mr. Jinnah, his statement still rings. Whenever I talk to a Pakistani brother, always tells me that, you see, Jinnah Sahab was right. See, Jinnah Sahab कह रहे हैं, Jinnah Sahab ने कहा कि Muslims and Hindus cannot coexist. Muslims should have their own country. देखो, partition is proven right. Partition has not proven right. You see, we are a democracy. A community was divided into 3 nations. So we've lost our political clout that is there. We've lost our socio-economic clout also. Because we didn't have any guidance. All these people, Maulana Abul Kalam Azad, I'm not a very big fan of this person, anyhow. Maulana, after all. They did not teach us the idea of pluralism, which existed before partition. मौलाना आजाद जो थे वो तो प्लूरलिज्म के हामी थे ना, वो तो कांग्रेस में थे. कांग्रेस में होना और प्लूरलिज्म is two different things. Maulana Azad was the Muslim face of the Congress. That does not mean that he believed in every verse of the Quran. He was a Maulana. He believed that Muslims had greater hope united, and he was correct politically. He was based on the sheer numbers, but I don't think he was as charismatic a leader as Muhammad Ali Jinnah. अशफाक साहब, हमें उर्दू या हिंदी में बात करनी चाहिए. हमारे जो बहुत ज्यादा व्यूअर्स हैं ना, वो शायद अंग्रेजी में उनको दिक्कत हो. हाँ, नहीं, मैं क्या कह रहा था कि मौलाना आजाद जी, as an educationist, he was supposed to, he was the first education minister. जी, बहुत गाइड हमें कर सकते थे इस बात पे कि ये कौम मदरसे के साथ साथ नॉर्मल एजुकेशन भी अचीव करे, उस राह पे चले जहां आगे चल के वो बहुत अच्छे सिटीजन्स बने. ही नेवर डिड दैट. रादर देन दैट, ये जो अपीसमेंट का एक सिलसिला है, द एंटायर आइडिया ऑफ कंसिडरिंग आप एक कौम को एक ग्रुप की तरह, इंग्लिश में आप उसको मोनोलिथ कहेंगे, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहता है, कम्युनिटी को मोनोलिथ मान के, हाँ, उसको हमेशा दबा के अपनी जो इवन टुडे उनके जो लोग हैं, दारुल उलूम है या फिर जो भी है, उनके उसूलों पे चलने पे मजबूर किया हुआ है. आज हिंदुस्तान में शेड्यूल्ड कास्ट जो होता है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग, हिंदुओं में जो पिछड़े वर्ग हैं, वो भी एवरेज मुसलमान से बहुत आगे निकल चुका है. जबकि मुसलमानों के पास वही सुविधाएं हैं, वही कॉलेजेस हैं, वही यूनिवर्सिटीज हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज मुसलमानों के खुद हैं, जो अलीगढ़ है, जामिया है, ये सब
बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, मुस्लिम्स डोंट मेक यूज ऑफ इट, उन्होंने कभी उसका यूज नहीं किया। अगर किया होता तो हम कहीं और लेवल पे पहुंच गए। हम ये लेवल पे पहुंच गए कि 21st सेंचुरी में ही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कुचला क्यों जा रहा है। वी हैव टू मूव अवे, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। इट अप्लाइज टू द मुस्लिम इन इंडिया, इट अप्लाइज टू मुस्लिम इन पाकिस्तान। आई विल नॉट मेंशन, मैं हम बांग्लादेश के बारे में नहीं कहूंगा, क्यों? बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी जीडीपी आप देखें, उनकी डेवलपमेंट देखें, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उनको इतने आगे दिया हुआ है। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ द डिक्टेटरशिप देयर जो वहां पे आजकल चल रही है, बट वो आगे निकल चुके हैं। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द बंगाली कल्चर। एक जमाना था हमारे वहां कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, जो आज बंगाल जो सोचता है वो इंडिया कल सोचेगा। सो बांग्लादेश तो बहुत आगे निकल चुका है। जी बिल्कुल, आपकी ये बात दुरुस्त है। अभी चंद हफ्ते पहले एक खबर मैंने देखी कि जिसमें ये था कि इंडिया से भी ज्यादा पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की हो गई है, और वो $280 का फर्क था। और पाकिस्तान की इंडिया की उस वक्त वो थी जो पर कैपिटा 1947 यानी 1947, और पाकिस्तान की जो थी वो $1600 के करीब थी। तो ये बात तो दुरुस्त है। तो Yes. सर, ये क्या वजह है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी, तालीम की तरफ उनका इतना रुझान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ये फीलिंग फिर भी पाई जाती है कि जी इंडिया के मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और वो जो है ना गुलामों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। और जिन्ना साहब ने, ये बड़ा मशहूर आर्गुमेंट है कि जिन्ना साहब ने हम लोगों को हिंदुओं की गुलामी से बचा लिया। इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप? अगर मैं जिन्ना साहब से आज मिलूंगा तो उनसे मैं पहले सवाल ये करूंगा कि आप तो आगा खानी थे, आज आगा खानियों का क्या हालत है पाकिस्तान में। हाल ही में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत लोग चल बसे थे। हिंदुस्तानी मुसलमान, सी आप फॉर एग्जांपल, ये सब छोड़े, आप हिंदू जो हैं पाकिस्तान में ढेर सारे आते हैं कैंप्स बना के, दिल्ली में, राजस्थान में, बहुत सारे जगह पे हैं पाकिस्तानी हिंदूज। आई हैव माई सेल्फ वर्कड। कितने मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, कैंप्स बनाते हैं। सो वी आर फार बेटर ऑफ। मसला ये है कि हमारी जो तवज्जो है एजुकेशन की तरफ नहीं है, डेवलपमेंट की तरफ नहीं है। आप केरला को उठा के देखें, मुसलमान बहुत आगे निकल चुका है, फार अहेड ऑफ द हिंदूज ऑल्सो। एंड आई कैन से दैट बिकॉज 2 साल पहले जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन था केरला का, जो लोग क्वालिफाई कर गए थे 52% वो मुस्लिम्स। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। यस, दैट अचीवमेंट, जो अचीवमेंट है वो कैसे होता है? ट्रेनिंग से होता है, अच्छे तालीम से होता है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से, प्लस एज अ मुस्लिम उनका रिजर्वेशन है। मुसलमान अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज में आता है जहां पे उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन हैं। अगर वो रिजर्वेशन यूज कर सकते हैं, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स हैं, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स। एक ऐसा दिन था जब मेरी अम्मी मेरे वेट कर रही थी घर पे, सो स्टडीइंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, जल्दी घर आ जाओ। तो मैंने कहा कि क्यों, अभी वीकेंड? नहीं नहीं, जल्दी आ जाओ, कुछ काम है। मैं घर पहुंचा तो फॉर्म लेके खड़ी हैं, देखो ये प्राइम मिनिस्टर ने नया एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया मुसलमानों के लिए, अप्लाई यू विल गेट 25,000 रुपीज। मैंने कहा मम्मी सी, मेरी जो फीस है वैसे भी बहुत कम है एंड आई कैन अफोर्ड इट, तो अगर किसी और को चाहिए तो ले लेंगे, वी डोंट हैव टू गो फॉर इट। फिर भी शी वाज वेरी एडमेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग व्हाट वी से वेल ऑफ। या
शी इज सेइंग दैट ये हमारा हक है। आई सेड Okay. हक गरीबों का होता है, हमारा तो हक है नहीं। Hmm. बट दैट इज अ काइंड ऑफ अर्ग दैट पीपल हैव। Mhm. वो चाह, क्या हमें वो, आई डोंट थिंक वो हमें पाकिस्तान में मिलता। एंड आई एम श्योर हम इतने डिवाइडेड, शकील साहब, मुझे ये 100% कि एज अ साउथ इंडियन मुस्लिम, इफ आई हैड, अगर मैं शिफ्ट होता भी पाकिस्तान में, मेरी एक्सेप्टेंस लेवल वही लेवल की होती, राइट। मेरे कस्बे में अहमदिया भाई हैं। मुझे आज जब मैं चरित्र पढ़ता हूँ, आई सी दैट द अहमदिया मूवमेंट ने एक अहम रोल निभाया था पाकिस्तान के फॉर्मेशन में, जी। राइट। देयर लीडर्स वर आल्सो पार्ट ऑफ इट। आजकल वो भी मुसलमान नहीं है पाकिस्तान में, ब्लास्फेमी लॉस फेस करना पड़ता है। एक्चुअली मैं फॉलो करता हूँ इसको, रबुआ न्यूज एजेंसी या कुछ है वहां से, पाकिस्तान से। इनका एक शायद वो सिटी उनका है या फिर पता जी, नहीं। बिल्कुल ठीक। जी। उनमें रोज देखता हूँ कि अगेन नेगेटिव न्यूज ही तो है, बट रोज देखता हूँ कि उनके पास कुछ ना कुछ ज्यादती तो होता ही है। तो आई थिंक द पाकिस्तानी मुस्लिम should stop worry about what our problems are, because हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि इट कैन प्रोटेक्ट अस। वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये तो अच्छा। जाहिर बात है जी। कि विथ टाइम मेजोरिटी, जब 80% से ज्यादा हिंदू हैं, तो एक जमाना आ जाता है जब वो लोग बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं, कांग्रेस को भी वोट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, अपनी जगह सही है, बट वी आर नॉट अप्रेस्ड। हम लोग अप्रेस्ड ही नहीं है। रादर 2014 से मेरी ये सोच है, एंड ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट फिर भी मेरी ये सोच है, इंडिया की छवि बहुत अच्छी हुई है। इट्स सोनली बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, a person I know personally also. I mean, the Prime Minister of India. मिला भी हूँ उनसे। Very hard working person. Yes, he is from the RSS fold. कुछ सोच उनकी अपनी है। But as Prime Minister of India, he is not discriminated anywhere. माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आज भी उन्होंने मुसलमान को ही रखा हुआ है। मेरे समझ में नहीं आता कि मुसलमान कैसे माइनॉरिटी हो सकती हैं। आप ये सोचिए कि 250 मिलियन की इस कौम की पॉपुलेशन है। पारसी कितने हैं, सिख कितने हैं, जैन कितने हैं, बौद्ध कितने हैं? किसी को कोई मसला नहीं होता, मसला सिर्फ मुसलमान को होता है। क्यों? क्योंकि मेरी ये समझ है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, मुस्लिम आइडियोलॉजी है, जो भी जिसमें हम पैदा हुए, इट इज very difficult to coexist in an atmosphere in the subcontinent because of the increased influence from the Middle East. You know, केरला में भी मेरी अम्मी आज भी बुर्का नहीं करती, साड़ी पहनती हैं। साड़ी हमारी ट्रेडिशनल वेयर है। सिर अगर दुपट्टे से ओढ़ ले तो ओढ़ ले। आजकल आपको इतनी बुर्का मिलेंगे। नो, द ब्लैक टेंट, व्हाई आई एम कॉलिंग इट इज बिकॉज हमारे वहां इतनी ह्यूमिडिटी है, पता नहीं लोग कैसे पहनते हैं उसको। एंड कवर्ड, आजकल तो लोग ये भी शुरू किए हैं जो यू नो दे कवर द फेस एंड ऑल दैट। सो व्हाई शुड वी एप दैट कल्चर? मैं जब अगेन इजाजत हो तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है जी। जन्नत की जो डिस्क्रिप्शन है, जिसमें ये कहा जाता है कि शहद ऐसे बहता है, फिर एक पेड़ है जिसकी जो छाव है बहुत लंबा है, बहुत कुछ इसलिए डिस्क्राइब किया है क्योंकि इट वाज टोल्ड टू पीपल ऑफ द डेजर्ट। तब पानी नहीं था, तो इसलिए ये कहा गया था है कि इफ यू टच अ डॉग, तो आपको जो सैंड में जाके। बट मेरी ये समझ में नहीं आता कि केरला में या फिर इंडिया में एक बंदा डॉग को टच करता है तो सोप सोल्यूशन है भाई, आप वहां जाके अपने मिट्टी में अपने अपना वो ये क्यों रगड़ रहे हो? यू आर टेकिंग इन मोर बैक्टीरिया। 60 डिग्री सेंटीग्रेड में सैंड जो है, मैं अभी जब अगर बाहर जाऊंगा, आई एम स्टेइंग इन द डेजर्ट, इट इज स्टेरिलाइज्ड। You can use it to wash, you can use it to do whatever.
So this is all relative. We don't सही। have to go by the word meaning. अच्छा सर, ये बताइएगा कि सैयद अली गिलानी हैं, एक बड़े मशहूर लीडर हैं कश्मीर में, हाँ और हाँ। पाकिस्तान में वो बहुत ही मशहूर हैं। तो उनको सईद अभी अली शाह हाईएस्ट गिलानी। अवार्ड भी पाकिस्तान ने उनको दिया, अपना सिविलियन अवार्ड। हम्म। उनका एक बयान मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है ना, वो नॉन मुस्लिम सोसाइटी में नहीं रह सकता किसी भी सेकुलर सिस्टम के तहत, और ये इसी तरह है जैसे कि मछली को डेजर्ट में रहना पड़ जाए, सहरा में रहना पड़ जाए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सईद अली शाह गिलानी, सईद अली शाह गिलानी से मैं पूछना चाहूंगा कि उनके बच्चे कहाँ रहते हैं। एक सऊदी अरेब में है, ओके फाइन, मलेशिया में है। ये जो कश्मीरी लीडर्स हैं, सईद अली शाह गिलानी खुद सोपोर के एमएलए रह चुके हैं कश्मीर में। अभी कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिनेमा चलाने नहीं देते कश्मीर को। सईद अली शाह गिलानी की एक इशारे पे कश्मीर बंद हो जाता है, फाइन। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपने बच्चों से नहीं कराते ये सब पत्थर फेंकना, यू नो। एक दिन पत्थर फेंकने के लिए आपको 300 रुपया मिलता है। इट इज नॉट डन सिंपली। ये बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, ये बच्चों को कहीं और होना चाहिए, तालीम होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज डन अ वेरी गुड थिंग। उन्होंने क्या किया, स्पेशल स्टेटस हटा दिया। कश्मीर डज नॉट डिजर्व टू बी अ फुल्ली फ्लेज स्टेट, यूनियन टेरिटरी है। इन सब का दुकान अब बंद है, घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। There was a very successful IAS officer, I forgot his name, from शाह Kashmir. फैसल, शाह फैसल। हाँ, शाह फैसल। उन्होंने तो अपना नया दुकान शुरू किया था रिजाइन करके। ही स्टार्टेड अ न्यू पार्टी। जैसे ही यूनियन टेरिटरी बन गया, ही क्लोज्ड डाउन द पार्टी। ही सेड देखो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, मैं वापस आईएएस में आना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट ने भी उनको वापस लिया हुआ है। नाउ ही इज देयर। उन्होंने तो अशफाक साहब टॉप किया था जो आईएएस का यस एग्जाम था, यस जिसको हमारे यहाँ सीएसएस कहा जाता है। यस तो यस। वो टॉप किया था उन्होंने उस साल, 2010 की गालबन बात है ये। हाँ जी। आई विल ऑलवेज टेल कि कश्मीर का जो फ्यूचर है, इट्स बेटर एंड इट्स बेस्ट विद इंडिया ओनली। ये कश्मीरी भी समझ जाएंगे, यू नो। हम जब वहां पे नौकरी लेके जाएंगे, हम वहां कारोबार स्टार्ट करेंगे, हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे, तो ये यूथ भी समझेगा। बिकॉज अभी जो खेल खेला जाता है कश्मीर में, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन रिलीजन। जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, ये लोग कश्मीरियत कश्मीरियत जो बोलते हैं, कश्मीरी पंडित जो बहुत पहले से, मुसलमानों से भी पहले, सिखों से भी पहले कश्मीर में जो रहते थे, उनको वहां से बाहर कर दिया। अब ये सिचुएशन है कि उनका जो फ्यूचर पीढ़ी है जो अभी कश्मीर से बाहर रहते हैं, दे नो नथिंग अबाउट द कल्चर। दिस इज हाउ पीपल लाइक गिलानी ऑपरेट्स। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है फ्रीडम में या फिर कुछ। नॉट ओनली गिलानी, सिमिलरली असैया इंद्राबी ऑल्सो, सैयद सलाहुद्दीन, बहुत सारे लोग हैं। हुरियत एनी हाउ, दो तरीके की हुरियत है। One which is funded by Pakistan and a group of people who are funded by India. शबीर चौधरी साहब, एक और लड़का है जो बेल्जियम में रहता है, आई एम नॉट श्योर ऑफ हिज नेम। प्लेनली उनके बातों से पता चलता है कि दे आर फंडेड बाय न्यू दिल्ली। एंड देन यू हैव गिलानी साहब, यू हैव दैट जेंटलमैन, आई फॉरगॉट हिज नेम, JKLF का जो लीडर है, यासिन मलिक। यासीन, आजकल हाँ। उनकी मोहतरमा बहुत रोती हैं ट्विटर में, मुशाल मलिक। आई वंस टोल्ड हर दैट यू नो इट्स जस्टिस कि आपके शौहर आजकल जेल में है। एक जमाने में वो AK-47 लेके घूमते थे कश्मीर में, कितनों को मारा हुआ है। नाउ वो गांधी बन के बैठे हुए हैं। गांधी बनो, फ्रीडम लेके जाओ। आज टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज नरेंद्र मोदी। BJP rule, they don't have that kind of leverage. We have हमारे सारे leverage expired हो चुके हैं।
अभी हमारे पास एक ही चॉइस है, जॉइन द मेन स्ट्रीम और यू लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, अशफाक साहब, आपका पाकिस्तानियों से भी इंटरेक्शन होता है, तो यस, कैसे कैसे देखते हैं आप और वो लोग जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है कि भाई इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, और क्या करना चाहिए इंडिया को और क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को? मेरे बिजनेस पार्टनर्स लाहौर से हैं, और रोज हमारा ये वार्तालाप होता है या डिस्कशन होता है। देखिए, पाकिस्तान डेस्टिनी इज इंटरट्विन्ड विद इंडिया, हमारी कल्चर सेम है। कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कश्मीर की जो मुद्दा है उसको एक साइड में रखना होगा, बिकॉज दैट वो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। What we can start doing is, as a businessman, what I understand is that we can have cooperation on that at that particular level. Pakistan has a very good opportunity to open up free zones, जैसे कि UAE करता है. Pakistan, I believe, should invite Indian industrialists also to invest in Pakistan. Pakistan is blessed with natural resources. The only problem with Pakistan is the indulgence of the army and whatsoever. वो तो होता रहेगा, बिकॉज मजहबी मुल्क में आर्मी का इंटरफेरेंस 100% होगा। मुझे आज भी याद है जब मैं पढ़ा हूँ, आई वाज नॉट देयर एट दैट टाइम, माय फादर टेल्स मी कि जब अयूब खान साहब पाकिस्तान में, व्हेन ही टुक ओवर, उनके बैचमेट जनरल एस तिमैया, he tried something similar in India. He made a comment on the poor functioning of the Indian Parliament. He was immediately hauled up. उनको बुलाया गया दिल्ली by the Prime Minister. And the Parliament gave him a very good dress down. उनको रिटायर कर दिया गया and he was sent to Australia. He was the ambassador or consul general जो भी है. So we nipped that in the bud. We didn't allow the army to grow that big. And हमें कोई खास लगाव भी नहीं है हमारी आर्मी से। मुझे आज याद, I don't even remember the name of the army general, but I sure know the Pakistani general's name. His name is Asim Bajwa. ये हम जानते हैं, बट हमारी जनरल का नाम नहीं जानते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक जमहूरियत और एक आर्मी कंट्री में, ये डिफरेंस है। आसिम बाजवा या कमर बाजवा? Asim Bajwa is another general. Asif Bajwa? Asim Bajwa was Corps Commander of Quetta, and he was ISPR chief. Kamar Bajwa is the chief of army staff. Yes, Kamar Bajwa. Yes, Kamar Bajwa. I think his father was also a general. Brigadier, probably. Yes. Musharraf was a very liked personality in India. That was, I think, India's romance with the army general who was originally from Delhi. I have seen that Musharraf had a lot of admirers in India. And he had a lot of admirers. उन्होंने कारगिल भी किया, इसके बावजूद उनके एडमायरर्स थे इंडिया में। Politics apart, he was liked basically because he was a well-read person. उन्होंने एक attempt भी किया था 2002 में, वो आए थे, there was an exercise, वो ताज महल वगैरह गए थे, and then he had a very good discussion in the media वगैरह. So generally we didn't have that kind of an engagement before, I guess. तो उसकी वजह से कारगिल का किसने किया, क्या किया, that is a controversy on the Pakistani side. हमारे वहां पे it's all the same. We faced the war, we won. And Pakistan, I don't think will win a war with India. India is a much bigger country. Pakistan should stop. Pakistan को ये stop करना चाहिए कि अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना, because India is a bigger country. Naturally, India का जो resources ज़्यादा होगा, India can invest more in army and other things. Pakistan can stand up to India as an army only because the base is common. Britishers से उनको अपना ट्रेनिंग वगैरह मिला था. They have a very good academy at Kakul, obviously. So that is there. But coming back to the thing, we have to invest in each other's
टेरिटरीज, वो हम कर सकते हैं, यू नो. वी हैव टू ओवरकम दैट, एंड आई एम श्योर सच्चे दिल से अगर हम करें, आई मीन द प्राइम मिनिस्टर of Pakistan or the think tank of Pakistan, if they think of inviting a few industrialists, you know, for them, that will be a big ice breaking thing. And I'll tell you, हमारे वहां पे any Indian politician will grab that with two hands. It would have happened if Nawaz Sharif had continued. Mr. Modi was building a very good rapport with him. शायद इमरजेंसी लैंडिंग भी किए थे उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान में. And unfortunately, Nawaz was thrown out. And I'm not at all impressed with the current Prime Minister. हालांकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं लाहौर से, शहजाद वगैरह, they are so much into Imran Khan, like him a lot. They say he's going to change the future of Pakistan. I've not seen the guy do anything in the past 4 years. इससे तो नवाज अच्छा था. आपको क्या लगता है, if I were to ask you? या मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं जो डिसअपॉइंट हुए हैं, मायूस हुए हैं इमरान खान से, और वो ये समझ रहे थे कि ये मसीहा है या मसाया कह लें या निजात दहिंदा होगा. तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए हैं. अच्छा, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ जो आपकी बहस होती है, डिस्कशन डिबेट होती है, तो क्या आपने उनकी सोच को इन्फ्लुएंस किया या उन्होंने आपकी सोच को इन्फ्लुएंस किया? नहीं, his mind is preset. वो है जो है, and my mind is preset. उसका जो सोच है कि हम लोग दबे हुए हैं इंडियन मुसलमान, जो बेसिकली वो अंडरलाइंग थॉट, वो मैं चेंज नहीं कर सकता जब तक वो हिंदुस्तान नहीं आता और वहाँ हमारे रहन सहन वगैरह देखें तो शायद उसको, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है. तो दैट अंडरलाइंग थॉट इज देयर. और मैंने बहुत अरसे पहले आई स्टॉप्ड कन्विंसिंग माय पाकिस्तानी फ्रेंड्स बिकॉज आई अंडरस्टूड कि जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, अंडरलाइंग एजुकेशन है, जो तालीम आपको मिलता है, जो परसेप्शन, आई कैन नॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ इंडियन पीपल ऑल्सो. जो हिंदू ये सोचते हैं कि सारे पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी उनको मारने के लिए आते हैं, या फिर जो अंडरलाइंग हेट है वो मैं हिंदुओं का भी चेंज नहीं कर सकता. ये दोनों प्रीसेट है. एंड हमारे वहाँ दैट बिगटरी डज नॉट एक्सिस्ट इन द साउथ. Okay, and for us in the south of India, we are far away from all this. तो हम बॉर्डर के पास. अशफाक साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो मजहबी तासुब है वो इंडिया के साउथ में नहीं है. अच्छा, पाकिस्तान में ये जो इम्प्रेशन है ना, वो ये है कि जिस तरह हमारी किताबों में इंडिया के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ हेट है, इसी तरह से इंडिया की किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में मुसलमानों के खिलाफ भी हेट होगी. तो आपने कोई हेट देखी इंडिया की टेक्स्ट बुक्स में मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ? That's a very good question. पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया की हिस्ट्री बुक्स में 1947 के बाद जो भी हुआ है उसके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता. उसको वैसे भी हम हिस्ट्री नहीं, वी आर अ यंग कंट्री, वी ओनली टीच अबाउट व्हाट हैपेंड इन इंडिपेंडेंस एंड बिफोर. अब ये कहना कि मुस्लिम्स के खिलाफ हेट, मुस्लिम्स हैव बीन गिवन मोर ड्यू. यानी वी लर्न, हम लोग मुगलों के बारे में और इलबारियों के बारे में या फिर लोधियों के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, एंड उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. जबकि साउथ ऑफ इंडिया में ऐसे किंगडम्स भी रह चुके हैं, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, जो ज्यादा सक्सेसफुल थे मुगल से, और उनकी जो राज है वो ज्यादा चली है. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है इंडियंस एंड पाकिस्तान के मन में. हिंदू कहते हैं कि मुसलमानों ने हम पे 800 साल का राज किया. मुसलमान कहते हैं कि हम उन पे हमारा शासन 1000 साल तक चला हो, जो भी है. वेरी रॉन्ग परसेप्शन. ऐसा कुछ नहीं हुआ है.
यू नो जब पानीपत का जो पहली लड़ाई है वो दो मुसलमान लीडर्स के बीच हुआ है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर। अकबर के बीच, और बाबर के बाबर। बीच, सॉरी, बाबर के जी। बीच में। हम्म। तो इट इज नॉट अ मोनोलिथ। हम्म। हमारे हिस्ट्री बुक्स में पाकिस्तान के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, दैट्स देयर। हम लोग 65 के वॉर में नहीं पढ़ते, 672 के वेगली मेंशन्ड, दैट्स इट। बट हम उस पर डिस्कशंस, 65 के वॉर में पहला परमवीर चक्र मिला था, इट वाज अ मुस्लिम सोल्जर। My uncle was a lieutenant general in the Indian Army. This is the level of acceptance you can get if you're educated in India. And पाकिस्तान में जब एक माइनॉरिटी बंदा एक लेफ्टिनेंट बन जाता है तो इट्स अ वेरी बिग सेलिब्रेशन देयर, पूरे एफबी में देखा जाता है। We don't have that kind of this thing. We don't see, we are not focused on Pakistan like the way Pakistan is focused in India. अगर हम होते तो हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं होता। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया, पाकिस्तानियों को जानना भी चाहिए, या फिर वो जानते भी हो। इंडस्ट्रियली, इकोनॉमिकली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है, राइट? One of the richest people in India, some of the richest people in India are Muslims. One of them I can name is Azim Premji. Another one is CH Yusuf, Mohammed Yusuf, who is Sipla के जो ओनर है। A lot of people. So it's about seizing opportunity. हम पाकिस्तान पे उस तरीके से फोकस नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ किस तरीके की डेवलपमेंट हो रहा है। वी नॉट फोकस्ड ऑन दैट। इट्स ओनली द मीडिया हु ट्रम्प्स अप दिस। मीडिया का कुछ ऐसा ये है कि हमारे यहाँ पे अर्नब गोस्वामी है, पर्सन वो who feeds to hate. That's not journalism, it's basically jingoism. But India is much, much more than that. And Pakistanis should not worry about that. They should basically worry about their country, and उनको वो डेवलप करना चाहिए। उनको अपनी आर्मी से कहना चाहिए कि स्टेप फुट बैक, वी कैन डेवलप आवरसेल्व्स, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एरिया एंड यू हैव यंगस्टर्स हैं जो कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप्स होनी चाहिए, बिजनेस होनी चाहिए। आई डोंट थिंक एक व्हाट वी से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेसिक कितने हैं पाकिस्तान में? आई डोंट थिंक यू हैव एंडेमिक इंडस्ट्रीज आल्सो। जैसे कि हमारे वहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अपना ही होता है। I mean, there was a time when we used to share technology, and finally we came to a level where हम बना सकते हैं। हमारी जो जीपे हैं महिंद्रा वगैरह, दैट्स यूज्ड इन साउथ अमेरिका पुलिस फोर्सेस वगैरह में। हमारे आज आई मीन अ मंथ बिफोर वी डेवलप बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हम लोग ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज में वो लेके जा रहे हैं। You understand what I'm trying to say? Yeah. Irony is that it is not necessary that all religious countries do not succeed. जब पाकिस्तान बना था उसके एक साल बाद एक और कंट्री बनी थी वो मजहब के नाम पे। कंट्रीज नेम इज इजराइल। आयरनी इज दैट वो बहुत डेवलप कर चुकी है, अपने पोजीशन को इतना स्ट्रांग बना के। टुडे यूएई एंड बहरीन आर फ्रेंड्स विद इजराइल। मैं खुद जा रहा हूँ दिसंबर में टेल अवीव, बिजनेस के हवाले से। मैं सप्लाई करता हूँ, नाइल पर्च फिलेट सप्लाई करता हूँ टेल अवीव में, अफ्रीका से लेके वहाँ सप्लाई करता हूँ। तो एंटरप्राइजिंग पॉपुलेशन, राइट? उनके पास भी कुछ नहीं थे, बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे, एंड नाउ दे हैव डेवलप्ड। क्यों? लोग ये कहते हैं कि नेतन्याहू इज अ हॉक। I have followed this person's politics for quite a long time. वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर जो राइटिस्ट हैं या रिलीजियस पीपल को दखल अंदाजी देने ही नहीं देता। So that country is prospered. I am telling you that that's a country to look up to, even for Pakistan. Even for India. जी अशफाक साहब, मैंने जो है ना एक दफा वो देखा, गूगल पे देखे ना अगर आप लिख के इजरायली इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, तो आप बड़े हैरान हो जाते हैं कि जितने इस्लामिक मुल्क हैं 40-45, उनसे ज्यादा उस अकेले मुल्क की डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं। और इजराइल वाज नॉट अ रिच कंट्री टू बिगिन विद। 70s तक जो है
इजराइल वाज नॉट एन एडवांस्ड कंट्री एट ऑल। ये पिछले 25-30 साल में, 30 साल कह लें, 35 कह लें, उसमें उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है। और शुरू शुरू में तो पाकिस्तान को ज्यादा इमदाद मिलती थी इजराइल से। देखिए, वो इसलिए था क्योंकि इजराइल स्टार्टेड एज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक, इंडिया आल्सो स्टार्टेड सोशलिस्ट रिपब्लिक। डिस्कशन है शकील साहब, एंड एज एन एकेडमिक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और आपको इसके डिस्कशन को बहुत आगे लेके जाना है कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन वेलफेयर पॉलिटिक्स एंड देश को आगे लेके जाना। हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए 10% और कुछ और कम्युनिटी के लिए भी और 10% रिजर्व करके रखे हुए हैं। जब आप किसी भी कम्युनिटी के लिए एजुकेशनल पोजीशंस, गवर्नमेंट पोजीशंस वगैरह आप रिजर्व करके रखोगे, इवन आफ्टर 70 ईयर्स, ना आपने कुछ अचीव किया है इस रिजर्वेशन से, उसके रिजर्वेशन को आप आगे लेके जा रहे हो, तो एक्सीलेंस इज अफेक्टेड। तो इजराइल thrived on excellence after a point in time. The first few prime ministers वो सोशलिस्ट थे, डेविड बेन ग्यूरियन, मोशे अजाल, गोल्डा मेयर वगैरह। So that changed after a point in time, and they moved towards a free market economy, and they are successful as of now. इसको मुस्लिम्स काउंटर कैसे करते हैं, जूइश कॉन्स्पिरेसी वगैरह वगैरह वगैरह, इट्स रबिश। हमारे वहाँ क्यों नहीं है ऐसे डिस्कवरीज? बिकॉज हमारी फोकस ही कुछ अलग है ना। मैं कभी कभार सोचता हूँ, आई मीन, कि 21st सेंचुरी में हाउ कैन यू कंसिडर कि ये दाढ़ी ज्यादा बढ़ाना और पैंट की लेंथ कम करना, हाउ कैन यू कंसिडर दीज एज गुड पॉइंट्स कि पर्सन बिकम्स बेटर जस्ट बिकॉज ही ग्रोस हिज दाढ़ी अ बिट, एंड छोटे कपड़े पहनते हैं, आई मीन वॉट एवर दो मुल्ला पहनते हैं। हमारे एम्फेसिस ही इस पे है। आपको तो पता है, इसके लिए क्लब हाउस में डिस्कशन वगैरह होता है मुसलमानों का कि हम कैसे अच्छा मुसलमान, दाढ़ी का ये कैसे बढ़ा सकते हैं, दावा कहाँ कहाँ तक लेके जा सकते हैं। इससे तो अच्छा सीख है। यकीन नहीं होगा सर आपको, मैं अगर कोई रिलीजियस प्लेस जाता हूँ तो सिर्फ गुरुद्वारा जाता हूँ। सेवा उनका काम है, सेवा करते हैं, लंगर चलाते हैं, भूखों को थोड़ी बहुत रोटी मिल जाती है, और जो उनके सर्विसेज, एंड 2% है पॉपुलेशन इंडिया का, 16% आर्मी में। सोचे उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ पे हम ना के बराबर है आर्मी में, एंड आवर ओन रिलीजियस कंफ्यूजन हमें कहीं और लेके जाते हैं। सो वी हैव टू लर्न। सी अभी ये जो यूएई है, जिन्होंने अभी इजराइल के साथ, आई एम ऑलमोस्ट ऑन एवरी काउंसिल, यूएई इजराइल कोऑपरेशन काउंसिल्स, लॉट ऑफ एक्सचेंज गोइंग ऑन, lot of exchange, because the people here they have understood कि मैं आगे जाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। कब तक हम ऑयल पे डिपेंड करेंगे? and this oil has been a blessing for these people, but for us it is a different thing. You know why? Because एक हद तक जो सबकॉन्टिनेंट की जो छवि है ये खराब होने में ये जो अफगानिस्तान का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। That was the time when Ziaul Haq took over in Pakistan. That's the time when America started investing in Pakistan and Saudi. They bought their Wahhabi, imported their Wahhabi thing into the entire subcontinent. It affected everyone. आज अफगानिस्तान की हालत देखें, and Taliban is talking to China. Yes. What do you basically understand from this? Taliban is saying that we will not allow extremists in our territory. How funny. America came, they destroyed that country, 20 years, they are just, living that. And Trump was so eager in getting us military involved in that. वो कह रहे थे कि see, why should we take a burden? इंडिया इतना पास है, इंडिया को लेना चाहिए। We never involved ourselves militarily. हाँ, रॉ का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट we never involved ourselves. हमने सड़कें बनाया वहाँ पे, हमने वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, हमने अफगान बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए हैं।
That is the way our country should move forward. Not starting more madrasas and giving AK-47 training and all that. It never works that way. And the September 11 has also changed a lot of things in the world. I mean, more extremism, more Muslims in Gitmo, more Muslims in Iraq, more Muslims in Syria for nothing. हमें अपने आप को एक मोनोलिथ नहीं देखना चाहिए. We have to go back to our culture. भले ही आप कोई भी रिलीजन फॉलो करो, हमारा मसला ये है कि we are trying to associate ourselves with the Arabs, with the Turkish people, जो भी हैं, because they are a bit economically rich. That's it. They don't give a damn fuck about who you are. I mean, sorry for the language. They don't. उनको परवाह ही नहीं है. आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं. Earn your money, go back. And I'm very sorry to say, they give more importance to people who are more educated. मेरा नाम अशफाक है. ओके, कम प्लीज. आपको 1000 दिरहम ज्यादा दिया जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं. वो भी बहुत आगे निकल चुके हैं. हम पड़े हुए हैं वहां पे सब कॉन्टिनेंट में. अच्छा, मैंने जब जो देखा ना जी, जब यूएई के रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के और यूएई के, तो ट्विटर पे सबसे ज्यादा मुखालफत इसकी कर रहे थे पाकिस्तानी. तो ये बड़ी अजीब बात थी कि भाई आपका मुल्क जो है वो करे ना करे उस पे आप तबसरा करें. एक थर्ड कंट्री अगर कर रहा है तो व्हाट राइट रियली यू हैव. उनको डिक्टेट तो आप नहीं करवा सकते ना कि आप ये करो ये नहीं करो. अब मसला ये है कि हम डोमेस्टिक इश्यूज से ज्यादा ऐसे इश्यूज पे भावुक हो जाते हैं. इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं सेव गाजा के जो पोस्टर्स लेके रोड्स पे निकल आते हैं. मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इफ यू वर्क विद द पीपल, दोज पीपल, you will never feel like supporting them, whatever that is. Palestinian issues between Palestine and Israel, मिस्टेक इन्होंने किया था, मुस्लिम्स ने किया था ना. 1948 में बंटवारा हुआ ब्रिटिश मैंडेट का. 48% दिया गया इजराइल को, 52% दिया गया मुसलमानों का. और वो अपने 48 में खुश थे, मुसलमान 52 पे खुश नहीं थे. And then there came all those wars. शुरुआत हमेशा दूसरे साइड से हुआ है. Each time they went to the UN कि देखो हमें अटैक किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है. बट ऐसा है कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, they felt that the world is not coming to rescue us. हमारा दुनिया तो हमारा कोई काम का नहीं है. तो they captured the entire Golan Heights जो भी है 67 में. Okay. तब से ये रोना शुरू हुआ है. आई मीन इट्स आ बैल मुझे मार वाला सिचुएशन है. पहला आप जाके उंगली करते हो, उसके बाद वो आपको अटैक करने आता है, तो ये हो जाता है. एंड दे हैव लर्न दिस लेसन एंड हिस्ट्री हैज प्रूव्ड देम राइट, बिकॉज वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं दैट इवन दीज अरबिक कंट्रीज दे हैड टू एग्री ऑन इजराइल्स टर्म्स फॉर फ्रेंडशिप. I suggest the same approach for India, unapologetic. कोई citizen, my take is that an Indian citizen, एक Indian citizen, Indian democracy के तहत, Indian कानून के तहत, Indian citizen बन के अगर उनको रहना है तो रहें, नहीं तो नहीं. We have no time. हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है उनको साथ लेके जाने का, उनको गोदी में लेने का, या फिर उनके लिए एक क्रच लेके आने का, या फिर व्हील चेयर पे उनको लेके आना. नो, दैट टाइम इज डन. I see a bright future for my country. I want my country to shine, and I also want every community to develop. But I can't wait. अच्छा अशफाक साहब, आपने जो बात की ना जी पैलेस्टाइन और इजराइल की, तो उसमें एक चीज जो है लोग भूल जाते हैं कि जो जॉर्डन नाम का मुल्क है, that was also established by the British on Palestinian territory.
और Yes. 79% of Palestine's territory was given to this country called Jordan today. और उस पे जो ज़ायनिस्ट थे, यहूदी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था यूके से कि आपने इतना ज्यादा इलाका जो है ये हमें कंसल्ट किए बगैर जो है एक बादशाह को दे दिया। वो बादशाह भी वो शरीफ मक्का जो था, शरीफ मक्का का बेटा जो था, वो यहाँ पे आके बादशाह बन गया। तो अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी बड़ी है यूएई में और इंडियन कम्युनिटी कितनी बड़ी है, और किस तरह के जॉब्स ये दोनों कम्युनिटीज करती हैं, किस तरह के बिजनेसेस करती हैं, क्या फर्क है दोनों में? डिफरेंस तो ज्यादा है, यानी कि नंबर्स पे, ऑन शेयर नंबर्स वी आर 47%, इंडियंस 47% टोटल पॉपुलेशन के हैं, पाकिस्तानी होंगे कुछ 15 to 20% शायद। जॉब्स इट्स प्रीटी मच द सेम अकॉर्डिंग टू एजुकेशन जो भी हैं, दोनों में से हैं। बट यू वुड बी सरप्राइज्ड, आपको खुद पता होगा, lot of very influential Pakistani politicians, they have huge investments in UAE, including the former Prime Minister Nawaz Sharif. Pakistani celebrities, they have a lot of investments here. So the Pakistani community has a very important role in keeping the economy running here in the UAE. Okay. And people in Pakistan and India, all those hate mongers, उनको एक बार आके देखना चाहिए कि हम यहाँ कैसे रहते हैं। I mean, how we share our culture, how we share our food, you know. So हमें सोचना नहीं पड़ता। Actually मुझे बीच में एक पंजाबी सीखने की बड़ी ये हो रही थी, and I learnt it from my friends from Lahore, जितने भी लोग थे, राइडर्स थे वो लोग, कुछ सराइकी भी थे, कुछ पंजाबी भी थे। वी हैव नो इश्यूज, तो दे हैव टू कम हियर एंड दे हैव टू सी बेसिकली, नॉट ओनली हियर। जब मैं यूके गया था तो देयर आल्सो देयर इज अ वेरी गुड एक्सचेंज। सी देयर इज नथिंग डिफरेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज, राइट? हमारी फूड भी एक तरीके की है, लैंग्वेजेस आर द सेम, आई मीन एटलीस्ट द नॉर्थ पार्ट एंड देन पाकिस्तान। इसको मद्देनजर रखते हुए देयर शुड बी मोर कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक लेवल। And I think पाकिस्तान एंड इंडिया शुड टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। जैसे मैंने कहा कि एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक फोरम होना चाहिए, पहले था बट इट वाज नॉट वेरी एक्टिव, बट स्टिल था, बट आजकल बहुत ढीला पड़ गया है। तो आई थिंक दीज इंडस्ट्रीज दे कैन बेसिकली अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो, क्रॉस इन्वेस्टमेंट्स हो, तो आई थिंक दे कैन ऑलवेज सर्वाइव। बिकॉज आजकल there's a lot of competition। अभी इंडियन राइस का मैक्सिमम कंपटीशन पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान राइस इज आल्सो वेरी गुड क्वालिटी राइस एंड चीपर आल्सो, जी अशफाक साहब, आपने कहा कि आपने पंजाबी भी सीखी है, तो उससे पहले कि मैं इजाजत लूं तो पंजाबी में कुछ दो तीन कोई मशवरा दीजिए पाकिस्तानियों को, क्या करना चाहिए उनको? नो, उतनी कॉन्फिडेंस है नहीं मुझ में। आप पंजाब से हैं? जी जी। ना उतना कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं है, मैं फ्लो में बोल लेता हूँ एंड जस्ट दैट्स इट, बिकॉज इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी इंटरेस्ट जो है पंजाबी में, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट इन सिखिज्म। तो गुरुद्वारा जाता था, तो पंजाबी तो दिल्ली में भी चलती है। That's right. But that Punjabi is very फर्जी पंजाबी। It's very slow. Yeah. And it's a lot हिंदी एंड पंजाबी मिक्स्ड। पहली बार मैं चंडीगढ़ गया था तो पंजाबी जो मेरे सिर के ऊपर से निकल रहा था। I was saying, what is this guy saying? That is it. तो sorry, I mean automatically नहीं आता। जब कोई I mean क्या कहते हैं, जब कोई गल करता है तो उसमें समझ आ जाती है। सही। हाँ जी, हाँ जी। तो अशफाक साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका ये जो आइडिया है कि भाई इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों को इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया में, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आइडिया है
कि अगर इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अमेरिका में इन्वेस्ट Yes. कर सकते हैं, तो मैं पिछले दिनों बड़ा हैरान हुआ कि अमेरिका में इतना ज्यादा जो है विप्रो जैसी जो कंपनियां हैं अजीम प्रेमजी की, वो अमेरिकियों को जॉब्स दे रही हैं और बड़ी Yes. बड़ी फैब्युलस सैलरीज पे। मेरे दोस्त के साथ बेटे की जॉब हुई $1,50,000 सालाना पे। एक एवरेज अमेरिकी जो है ही कैन नॉट रियली इमेजिन दिस काइंड ऑफ सैलरी। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर ये दोनों मुल्क जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तवज्जो दें और असलहे की जो दौड़ है उससे पीछे हट जाएं, तो गरीब आवाम का खास तौर पर उसमें फायदा है। तो इसी के साथ एक और ऐड करना चाहूंगा सर। जी प्लीज। आई थिंक अनदर स्टार्ट कैन ऑल्सो बी मेड। देखिए, हम इतने हायरिंग्स, जैसे कि आपने कहा, जब हायरिंग्स के बारे में आपने कहा तब मेरे मन में ये याद आया, लम्स जैसे जो प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं, दे कैन ऑल्सो पिच इन, दैट कैन बी अ स्टार्ट। देयर शुड बी सम कोऑपरेशन बिटवीन दीज कॉर्पोरेशंस, जैसे कि आपने विप्रो का नाम लिया, या फिर इन्फी, या फिर जो भी कंपनीज हैं, if we can pick a few individuals from there, they can come to a city like Bangalore and work. Imagine क्या हो सकता है। ये बंदा अपने साथ अपना एक्सपीरियंस वापस पाकिस्तान लेके जाएगा, धीरे धीरे there will be normalcy. एंड एक वक्त ऐसा आएगा जब अवाम अपने हुकूमत से सवाल करने लगेगा, एंड विल से इनफ ऑफ दिस कश्मीर मेस, जस्ट सॉल्व इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल, जहां भी जाना है। बिकॉज हम भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं कश्मीर में, आप भी इन्वेस्ट करते हो। एक मेरा दोस्त था कराची से, फ्रॉम अ वेरी फेमस मिलिट्री फैमिली, नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी मेरे साथ काम करता था, एंड ही हिमसेल्फ वाज अ कैडेट बट ही गॉट इंजर्ड जब वो काकुल में था, तो दे जस्ट आस्क्ड हिम टू डिसकंटिन्यू, फ्रैक्चर कुछ हुआ था उसका। तो ही वाज टेलिंग मी कि आई डू नॉट लाइक द फैक्ट दैट कि हम इतना इन्वेस्ट करते हैं आज़ाद कश्मीर में। आई डोंट इवन लाइक दैट नेम, एंड आई डोंट लाइक दैट इट हैज़ अ सेपरेट फ्लैग। We are investing, we get nothing out of it. So I share the same feeling. I sometimes feel कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे 8 लाख ट्रूप्स वहां पे हैं, ये सब चेंज होना है तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होगा। तो अगर आपके पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, लम्स हैं, नेड है, सम अदर यूनिवर्सिटीज लाइक दैट, यही नाम मेरे याद में आ रहा है। IBA एक अच्छा इदारा है हमारा कराची में। यस, माय फॉर्मर बॉस मिस्टर नमीर, सैयद नमीर अमीर, he was from that university. His mother used to teach there. I think she still teaches there. एंटरप्राइजिंग बंदा, मुझसे 1.5 साल छोटा था, एंड वेरी गुड विथ मैथमेटिक्स, वेरी गुड विथ ऑल दैट इज इंटेलिजेंट, स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। सो आई फील ही अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी, उन जैसा एक बंदा को अपॉर्चुनिटी, दे शुड कम टू बैंगलोर, दे शुड कम टू चंडीगढ़, दे शुड कम टू कोचिन एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। इंडिया में अशफाक साहब बहुत अच्छे इदारे वो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनका वेस्ट में भी बहुत, जिनको एडमायर किया जाता है। उनमें अगर किसी पाकिस्तानी को 2-4 को भी दाखिला मिल जाए तो वो भी मेरे ख्याल में एक अच्छी बिगिनिंग हो सकती है। यस, वो भी हो सकता है, बिकॉज अभी हम लोग अफगान नेशनल्स को तो वैसे भी हम रिजर्वेशन देते हैं। पीपल कम फ्रॉम सीरिया, पीपल कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान शुड आल्सो कम। जामिया है यहाँ पे, अलीगढ़ है, आई मीन वहां से शुरू करेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। बट अदरवाइज दीज इंस्टीट्यूट्स एंड ये जो फ्री जोन्स की मैंने जो बात की थी, नॉट ओनली द बिग पीपल, इफ अ पर्सन लाइक मी, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो, अगर मुझे कहीं टल में जाना पड़े, हंगू में जाना पड़े कहीं, और मुझे इन्वेस्ट करना पड़े, उसको क्या कहते हैं, फाटा था पहले, अभी खैबर पख्तूनख्वा हो गया है जी। आई नो अ पर्सन हु इज इन्वेस्टेड इन अ सोप फैक्ट्री देयर, पाकिस्तानी। लड़के की सोच की दाद देता हूँ। बाप यहाँ काम मजदूरी करता है, इसे अपने अब्बू से कहा कि देखो अब मैं आपको
आप ख्याल रखने का लायक हो गया हूँ. He started a small enterprise. These thoughts should arise. These thoughts should arise. And very importantly, another मशवरा मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को दूंगा कि मजहब अपनी जगह सही है, अगर आप उसको घर के अंदर रखे तो बहुत अच्छा है. वो आपको रोड पे लेके आएंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड. केरला में भी आजकल ये शुरू हो गया है कि जो पंडित लोग आते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल, उलेमा लोग, वो बीच रोड पे वो चादर बिछाया, फिर दे स्टार्ट डिबेटिंग. तो उससे हटके वी हैव टू हैव entrepreneurial qualities, because only entrepreneurs will move forward. Small groups, they'll move the economy forward. Pakistan and India need such thoughts now. Politics can be done by politicians. Yes, बिल्कुल ठीक. We have to leave that. So thank you again अशफाक साहब. Thank you. बहुत आपसे Thank you, sir. बहुत थॉट प्रोवोकिंग आपने बातें की जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं. और जैसे कि हमने कहा कि अगर दोनों मुल्क एक दूसरे को इकोनॉमिक लेंस से देखें तो बहुत अच्छा होगा, और दोनों मुल्कों के खास तौर पे गरीब आवाम का फायदा होगा. तो इसी के साथ मैं आपसे और अपने व्यूअर से इजाजत चाहता हूँ. खुदा हाफिज. Thank you, sir.